हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। तो हम करेंगे कंटिन्यूस में चैप्टर नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमने कल प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट वगैरह देखी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी, इसके बाद इसके सर्किट डायग्राम और सिंबल देखे थे, और फिर हमने ओम्स लॉ देखा था, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इक्वल टू IR। रजिस्टेंस की बात भी की थी, और अब हम देखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे अब रजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसको मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, अब डिटेल में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जो एक्टिविटी दिया है यहाँ पर उससे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस हमने कल देखा था क्या होता है रेजिस्टेंस। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उसको रेजिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, एक्टिविटी दी इसमें। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एन अमीटर एंड नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L एंड अ प्लग की शो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है जिसमें सेल होगा, ये दिख रहा है आपको सेल, ठीक है। अमीटर ये रहा, अमीटर क्या करता है, हमें पता है करंट को मेजर करता है। नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर यहाँ पर क्या कर दिया है, मार्क 1 लिखा हुआ है ना, तो ये नाइक्रोम वायर है, ये दिख रहा है आपको 1, ये नाइक्रोम वायर है। प्लग की लगा दी और ये प्लग की लगा दी, ठीक है, कनेक्ट कर दिया इनको। अब नाउ प्लग द की को प्लग कर दिया, नोट द करंट इन द एमीटर, करंट नोट कर दिया, ठीक है, सिंपल सी बात। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, ठीक है। अब नाइक्रोम वायर को क्या किया, नाइक्रोम वायर को एक दूसरी नाइक्रोम वायर से रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। लेंथ को कितना कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो जैसे लेंथ को डबल करेंगे, जैसे ये 2 जो लिखा है ना, इसकी डबल लेंथ का है, ओके, डबल लेंथ का है। फिर से करंट की रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नोट नाउ रिप्लेस द नाइक्रोम वायर थिकर नाइक्रोम वायर। अब थिक ले रही है, देखो ये दिख रही है तीसरी वाली, थोड़ी मोटी से दिख रही है, इससे करने में, ठीक है। और लेंथ सेम है लेकिन थिकनेस उसकी डबल है, ओके। थिक है वो ज़्यादा वायर, थिकर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, मतलब मोटी होगी वो वायर, ओके। इसके बाद करंट की रीडिंग फिर नोट कर लेनी है। इसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर, अब क्या करना है, नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर सेम लेंथ की हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ सेम होगा इस वायर के, जो पहली वायर ली थी उसके जितना, ठीक है। अब रीडिंग ले ली हमने सारी, और हमने देखना है कि क्या क्या रीडिंग आएगी। तो देखो क्या होगा, जब ना हम क्या करते हैं, जब इस लेंथ को, जैसे कि ये L लेंथ की वायर है ना, नाइक्रोम वायर, इसको डबल कर देते हैं लेंथ की वायर, तो हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी। पहले केस में करंट जो भी आ रहा था, जब लेंथ बढ़ा देंगे ना, करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा करंट। जैसे पहले करंट सपोज कितना आ रहा था, पहले करंट, ऐसे ही मैं नंबर ले रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल जब करोगे तब रीडिंग आएगी आपके पास। पहले सपोज करंट 0.5 एम्पेयर आ रहा था सपोज, ठीक है। जब दूसरी बार इस लेंथ के साथ लोग डबल लेंथ के साथ लोगे, रीडिंग कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, डबल लेंथ का साथ लोगे, ठीक है। जब, ठीक है, तो करंट कम हो जाएगा। जब एरिया क्रॉस सेक्शन मोटी वाली वायर लोगे नाइक्रोम की सेम लेंथ की, तो आप देखोगे करंट कितना हो गया, इसका डबल हो जाएगा करंट, ठीक है, तब करंट डबल हो जाएगा, ओके। और अगर क्या करते हो, दूसरी कॉपर वायर लेते हो सेम लेंथ की, तो कुछ और करंट आएगा उसमें, आई थिंक उस केस में करंट ज़्यादा आएगा, फिर करंट शायद 0.2 एम्पीयर जो भी करंट है तब ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या देखा, लेंथ डबल करने पे क्या हो जाता है, लेंथ डबल करने पे जो रेजिस्टेंस करंट है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉरी। लेंथ जब बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखिए, जब लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डबल कर देंगे लेंथ को, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर जब एरिया बढ़ा दिया हमने, थिक वायर लिया, तो क्या हुआ, थिक वायर लेने पे जो लेंथ रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, थिक वायर लेने पे रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया को डबल कर देंगे, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक है, थिकर वायर लेंगे तो। और तीसरा जो चीज़ है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, दूसरा मटेरियल लिया तो रेजिस्टेंस फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए तो हमने देखा ये 3 फैक्टर, और जो तीसरा फैक्टर आएगा उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो एक बार रेडी करते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पर। It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is double. जब अमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी जब वायर को डबल कर दिया। मतलब करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। करंट हाफ हो गया जब वायर को लेंथ को बढ़ा दिया, मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया। कम्यूटर रेटिंग इंक्रीज व्हेन थिकर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज। जब थिकर वायर लिए करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, एरिया बढ़ाने पे। और चेंज इन अमीटर रेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रिस्टल इज यूज। और जब कॉपर ले लिया नाइक्रोम की जगह, तब फिर से करंट चेंज हो गया, ठीक है। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो रेजिस्टेंस किस पे इंपॉर्टेंट टाइप चीज़ है, लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या है, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। और ये रो क्या है, रजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी होती है, मटेरियल की होती है। देखो रजिस्टिविटी का मतलब क्या है, ये बताओ किसके बारे में बता रहे हैं, कि मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, कि रो की वैल्यू कॉपर के लिए अलग होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सबके लिए अलग होगी रो की वैल्यू, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं डिफाइन, और इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ रो की अगर फॉर्म वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा रो का फॉर्मूला, ए को उधर भेज देंगे, आर ए, और एल को नीचे, आर ए बाय एल। रो का फॉर्मूला क्या आ गया, आर ए बाय एल आ गया, ठीक है। रजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, रजिस्टेंस कैसा यूनिट थी, ओम। एरिया की क्या थी, मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या थी, मीटर। तो क्या आ गया, ओम मीटर आ गई रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, देखो क्या कर लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। मैंने क्या कह रहा ना, लेंथ कितनी ले ली, 1 ले ली, एरिया कितना ले लिया, यूनिट ले लिया, एरिया कितना ले लिया, यूनिट ले लिया, ठीक है। मैंने एक वायर ली, ठीक है, कितने थिकनेस की, 1 सेंटीमीटर की सपोज, या 1 मिलीमीटर की, और एरिया लेंथ कितना लिया, लेंथ कितना लिया उसका 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर लेंथ ले लिया। तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा ना, देखो सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ उसको डिटेल में, ओके। जैसे कि आपको क्या है, मैंने 3 वायर दी आपको, एक कॉपर की वायर ली है, एक एल्यूमिनियम की, और एक किसके लिए, नाइक्रोम की, सपोज नाइक्रोम की वायर ली। तीनों की लेंथ अलग है, ठीक है, इसकी 5 मीटर लेंथ है, इसकी 2 मीटर लेंथ है, इसकी 3 मीटर लेंथ। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी अलग अलग है, ये 3 सेंटीमीटर की, 3 मिलीमीटर की सपोज, ये 2 मिलीमीटर की, ये 5 मिलीमीटर की। बता सकते हो कि हम इनका रेजिस्टेंस तो अलग अलग आएगा। मटेरियल पे कैसे डिपेंड, किसका, कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अभी बता सकते हैं, आंसर है अभी नहीं बता सकते। क्यों, बता तो कंपेयर तो तब कर सकते हैं ना, जब क्या होगा, इनके लेंथ और एरिया सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मुझे IQ टेस्ट करना है किनका, ठीक है, एक 10 क्लास का बच्चा है और एक 5th क्लास का बच्चा है, ठीक है, इनके बीच में IQ कंपेयर करना है इनका, ठीक है। तो ये सही कंपैरिजन नहीं होगा, क्यों, इनकी क्लासेस अलग अलग है, ठीक है। कंपैरिजन तो किसका होता है, IQ, दोनों 10 क्लास के बच्चे होते हैं, फिर देखते हैं कि किसका IQ ज़्यादा है, कितना कौन बेटर है पढ़ने में। लेकिन अभी क्या है, 10th और 5th में कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए इसमें भी जब हम कॉपर, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम की बात करना चाह रहे हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो लेंथ को तो सेम रखो ना। अभी तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली बातें हो सकता है कि कॉपर का लेंथ ज़्यादा ले लिया तो इसलिए रेजिस्टेंस का ज़्यादा है, तो मैं लेंथ को सेम करना चाह रहा हूँ तभी कंपेयर कर सकता हूँ। तो तीनों की लेंथ को कितना ले लिया मैंने, 1 मीटर ले लिया, और तीनों के जो एरिया है ना वो भी कितना ले लिया, तीनों का एरिया भी मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तीनों का एरिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर ले लिया। अब जो कंपेयर होगा ना, अब जो रेजिस्टेंस आएगा उसको रजिस्टिविटी बोलेंगे, और वो किसकी होगी, मटेरियल की होगी, क्योंकि लेंथ और एरिया को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। क्या अब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ और एरिया तो हमने क्या कर दिया,
फिक्स कर दिया, 1 1 कर दिया। अब जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसका, मटेरियल के बारे में बताएगा। ठीक है, अब जो आएगा तो देखो रेजिस्टिविटी सिल्वर की कितनी आती है, इतनी आती है 10⁻⁸। ठीक है, कंडक्टर से देखो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो आंसर है कंडक्टर मतलब जो करंट को अलाउ करे इजीली, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होगी, सॉरी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी उल्टा बोल, हाँ रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, देखो यहाँ 10⁻⁸ है और यहाँ देखो इंसुलेटर की 10 कितना 12, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा है, कंडक्टर की कितनी है, बहुत बहुत कम है। ठीक है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर हो गया। ठीक है, यूज़ क्यों नहीं करते सिल्वर को, फिर महंगा है, कॉपर को यूज़ करते हैं इसलिए। और जहाँ और भी, लेकिन फिर एल्यूमिनियम को भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी जैसे जो स्ट्रीट वगैरह में चाहे लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे क्योंकि चीप है, सस्ता है। कंडक्टिविटी कॉपर की अच्छी है, सिल्वर की बेस्ट थी, लेकिन वो महंगा पड़ेगा इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किसके बारे में बताती है, मटेरियल के बारे में, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है। ठीक है, इसके बारे में बताती है। ओके, तो ये मैंने बताया अभी किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके नाउ, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, इसके बाद टेबल 12.2 रिवील द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज जनरली हायर देन दैट इज कॉन्स्टेंट मेटल। एलॉय की रेजिस्टिविटी देखो क्या होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी, एलॉय होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, मेटल्स कुछ एक से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करेंगे, उनको मिक्सचर बना देंगे उनका। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट टेन क्या होता है ना, कॉपर और निकल का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। ठीक है, तो इनका जो एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होगी, इनके मेटल से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो मैंगनीज का भी ज़्यादा आएगा, नाइक्रोम का ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इंसुलेटर का तो बहुत ज़्यादा है, इसमें करंट फ्लो तो करेगा एटलीस्ट, इसमें तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं इंसुलेटर्स में। ठीक है, और टंगस्टन देखो, टंगस्टन इज यूज इन फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं टंगस्टन को, और कॉपर एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स में यूज़ करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हाँ एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अलॉय की ना रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो और क्या होते हैं, लेकिन अलॉय क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर में। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब जलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, और हीटिंग इलेक्ट्रिक आयरन में टोस्टर में यूज़ करेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हाई होने पे भी क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, और अब बात करते हैं, ये फिर सीरीज़ और पैरेलल की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, उससे पहले एक मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ मैंने बोला आपको ना, मैंने आपको 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, आपको बोला कि इसको जोड़ के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस बना के दिखाओ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो बन सकता है इससे, तो कैसे कनेक्ट करोगे, तो आंसर है, अगर इनको ना सीरीज़ में जोड़ दोगे तुम, तो क्या हो जाएगा, मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, इनका सम 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या कर दोगे इनको, मैं बोलता हूँ इससे कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए इन रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो क्या कर दो, इनको पैरेलल में जोड़ दो, तो मुझे सबसे कम किसका है, 1 ओम का है ना, इससे भी कम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जहाँ हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है, वहाँ हम सीरीज़ में जोड़ेंगे। ठीक है, और भी यूटिलिटी है, और जहाँ हमें रेजिस्टेंस कम करना है वहाँ हम पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन वाले हो और समझते हैं। In preceding section, we learned about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its end. ठीक है, तो हमने ये देखा था करंट कैसे डिपेंड करता है, ओम्स लॉ में देखा था ये। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन, वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी ओम्स लॉ कैन बी अप्लाई टू कॉम्बिनेशन। तो ओम्स लॉ कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या किया, 3 रजिस्टेंस को कनेक्ट किया, किसमें, 3 रजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया, R1 R2 R3 को किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। कैसे, मैंने कल भी बताया था आपको, एक पॉइंट इसका, एक एंड इसका, एक एंड इसका, इसका एक एंड, इसका एक एंड, जब एक कनेक्टेड होते हैं उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। वोल्ट मीटर्स के पैरेलल लगा दिया, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, एमीटर लगा दिया। ठीक है, और ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तीनों रजिस्टेंस का एक एंड जोड़ दिया, तीनों रजिस्टेंस का दूसरा एंड छोड़ दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है इसमें।
जब इसमें करेंगे ना, पूरी एक्टिविटी दे रखी है, फिर से करंट की ये पूरा सेटअप किया, और जब ऐसे करने पे हम क्या करते हैं, इनका वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेज़र कर लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो आप जब इसको एक्सपेरिमेंट को देखोगे तब क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें जब सीरीज़ में जोड़ते हैं ना, तो ध्यान रखना, हम सीरीज़ में जोड़ने पे हम देखते हैं जो वोल्टेज है इस रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, सपोज़ कि क्या कितनी आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है। सपोज़ मैंने बैटरी कितने की अप्लाई, 20 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी सपोज़, तो यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है सपोज, और उसके अक्रॉस कितना आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, और उसके अक्रॉस कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। क्या सब में सेम वोल्टेज आ रहा है सीरीज़ में? आंसर है नहीं, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो सीरीज़ में क्या हो जाएगा, वोल्टेज, सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, सबको वोल्टेज कम ज़्यादा मिलेगा अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, लेकिन करंट देखो, करंट को फ्लो करने के लिए कितना पाथ है, बस एक ही पाथ है ना। तो करंट क्या रहेगा, करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, देखो पैरेलल में हम देखते हैं वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, करंट वोल्टेज सबके अक्रॉस कितना रहेगा, सेम रहेगा। पैरेलल में क्या हो, वोल्टेज सेम रहता है। हमारे घरों में कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, इसलिए हर एक अप्लायंस पे क्या आ रहा है, सेम वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन करंट देखो, यहाँ पर करंट जो आया ना वो बढ़ गया, डिवाइड हो गया, तो करंट क्या हो जाता है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैरेलल में। ये बात ध्यान रखनी है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, इसमें करंट सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ चीज़ को दिक्कत भी है ना, तो ये देखो टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा सीरीज़ में, इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज। ठीक है, इन तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सपोज करंट कितना है सर्किट में, आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा, हमें पता है ना वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया टोटल वोल्टेज, ये हो गया टोटल वोल्टेज। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर V की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो V1 की जगह लिख सकते हैं ऐसे, V तो क्या आ गया, V को लिख सकते हैं क्या, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसको क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कैसे निकालेंगे वोल्टेज, तो हमें पता है, क्या कर दो, करंट जितना फ्लो कर रहा है, करंट पूरे सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, सेम फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, IR1। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, IR2, और इसके अक्रॉस कितना होगा, IR3। इनको जोड़ के तो क्या आएगा, इसको जोड़ के कितना आएगा, IR इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट टोटल, मतलब इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आई सब में सेम है, कॉमन आ जाएगा, आई सब में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ किया भी है। ठीक है, आई सब में कॉमन आ जाएगा, सेकेंड, और क्या हो जाएगा, देखो आई सब में कॉमन आ गया। ठीक है, और ये तो पैरेलल का, सॉरी यहाँ सीरीज का ये V बने वाला V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, और ये R जो है ना इक्विवेलेंट है। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा, I1 R1, इस तरह से I कॉमन है, I इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। सीरीज में ध्यान रखना क्या होगा, सीरीज में बहुत सिंपल है, जो भी रेजिस्टेंस है ना उनको जोड़ दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस उनको जोड़ दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कितने का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का मान लिया मैंने, तो इनकी जगह ना अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे एक ही रेजिस्टेंस लगाना हो, कितने का लगा दूंगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, तो वही काम करेगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 6 ओम का इनको जोड़ के आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ दो, सीरीज में निकालने के कर दो, तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो। ठीक है, और आप देखोगे जोड़ दोगे तो रेजिस्टेंस में ज़्यादा आएगा। देखो जो 6 ओम आया ना, सबसे बड़ा किसमें कितना था, 3 ओम, इससे भी ज़्यादा आ गया। ओके, इसके बाद पैरेलल में देखेंगे क्या होगा। पैरेलल में मैंने बताया आपको वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज कितना रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेज V है, इसमें वोल्टेज V है, इसमें वोल्टेज V है। वोल्टेज निकलता कैसे है,
करंट सेम है क्या? करंट तो अलग अलग हो गया इसमें। पहले मैं बोलता करंट I1 है, I1 R1, दूसरे में I2 R2 और तीसरे में I3 R3। ठीक है, यह चीज़ आ जाएगी और इसमें देखोगे आप, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, और टोटल करंट कितना होगा? करंट तो बढ़ गया ना इन तीनों में, करंट इसमें बढ़ गया। टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। सपोज करंट पहले कितना फ्लो कर रहा था? 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, 6 एम्पियर। इसमें 2 एम्पियर चला गया, इसमें 2 एम्पियर और इसमें 2 एम्पियर, बढ़ गया करंट। तो टोटल करंट कितना हुआ? इनका सम। ठीक है, और I को लिख सकता हूँ मैं फिर से ओम्स लॉ से V/R। I को लिख सकता हूँ V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, I1 को क्या लिख सकता हूँ? I1 मुझे पता है ना, V क्या होता है? IR। तो I क्या आ जाएगा यहाँ से? V/R। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर? I1 को लिख दूंगा, I1 को लिख दूंगा कहाँ पर है? V/R1। I2 को लिख दूंगा V/R2 और I3 को लिख दूंगा V/R3। इसमें रख दूंगा I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3 और I की जगह V/RP। V से भी कट जाएगा, पैरेलल में आ जाता है। पैरेलल में क्या आता है? 1/R। पैरेलल क्या आ जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, और पैरेलल में क्या होगा? जो इक्वल रेजिस्टेंस होगा सबसे, जैसे कि देखो मैं बोलता हूँ पहले में जो रेजिस्टेंस लगे थे ना, सपोज मैं बोलूँ कितने कितने लगे थे? 5 ओम, 7 ओम और 10 ओम। ठीक है, तो पैरेलल में जो इनकी जगह, इनको तीनों हटा के मुझे कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? तो आंसर है सबसे कम कौन सा है इसमें? 5 ओम। उससे भी कम आ जाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन करके उससे कितना आ जाए। ठीक है, इसमें रख के भी कर सकते हैं उसको कैलकुलेशन। ठीक है, हो सकता है वो 3 ओम आ जाए, इनसे भी कम आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी इसमें। ओके, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट है इसमें और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, इस पैराग्राफ में रखते हैं। इसके न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल आप ट्राई करना। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज वीडियो में। हमने सीरीज और पैरेलल की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेसिस्टिविटी की बात करी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।